Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shukawabad, and today we are here to study class 12th NCERT Geography, India, People and Economy. In this series, we've already completed the first 6 chapters of this book, and currently we are on chapter number 7, that is your minerals and energy resources. In this chapter as well, we have completed a certain portion which includes your metallic minerals, non-metallic minerals, and your energy resources. Today we would be talking about your non-conventional energy resources. Now, what is conventional and non-conventional? Conventional is something which is traditional, जो आप बहुत समय से कर रहे हो, जो करना आसान है, मतलब जो आप काफ़ी लंबे समय से होता जा रहा है. नॉर्मल जो है, नॉन कन्वेंशनल यानी कि जो नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट है, ट्रेडिशनल नहीं है, कुछ न्यू है. जो फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज हैं आपके, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये आपके एग्जॉस्टेबल रॉ मटेरियल्स हैं. एग्जॉस्टेबल रॉ मटेरियल्स यानी कि इनको अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे. सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज आर ओनली द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास. तो जो आपके सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये आपके दीज आर दी ओनली, ये आपके खाली यही आपके रिन्यूएबल होते हैं. रिन्यूएबल यानी कि इनको आप दोबारा रिन्यू कर सकते हो. आपकी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सारे आपके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, विच मीन्स इफ़ यू वांट टू रीजनरेटेड, आप इन सोर्सेज को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं. These energy sources are more equitably distributed and environment friendly. ये जो resources होते हैं equitably distributed, यानी कि ज़्यादातर आपको ऐसा नहीं होगा कि कहीं पानी है, पानी एक जगह पे तो अवेलेबल होगा नहीं, बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है. सूरज, सोलर, सन, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूपी में सन की रोशनी पड़ती है, बिहार में नहीं पड़ती है. सो जनरली ये जो आपके रिसोर्सेज होते हैं ये काफ़ी इक्विटेबल होते हैं, यानी कि मेजरली हर जगह पर इनकी अवेलेबिलिटी होती है. और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं. इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी कि इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके की खास मेजर प्रॉब्लम नहीं होती. कुछ नेगेटिव चीज़ हर चीज़ में होती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नेगेटिव हमको सोलर, विंड, थर्मल हर चीज़ में मिल जाएगा, बट मेजरली ये आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट को किसी तरीके का हार्म नहीं पहुँचाते. तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं वो आपको सस्टेन यानी कि लंबे समय तक एनर्जी देंगे, बिजली देंगे. इको फ्रेंडली होते हैं. इको फ्रेंडली यानी कि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं. चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं आपको. इनिशियल कॉस्ट यानी कि अगर सोलर एनर्जी चाहिए तो ऑब्वियसली बात है सोलर इलेक्ट्रिसिटी आपको सस्ती पड़ेगी. सूरज के किसको पैसे देना है आपको? सूरज यूज़ करने के लिए पैसे नहीं लेता है सूरज, टैक्स नहीं है सन टैक्स. बट लेकिन आपको जो सिस्टम मैकेनिज्म आपने देखा होगा, जो सोलर पैनल्स लगते हैं, शीट्स लगती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पूरी कनेक्ट होगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ता है. मतलब इनिशियल कॉस्ट होती है, यानी कि जो फर्स्ट कॉस्ट होती है वो थोड़ी बेयर करनी पड़ती है, बट एट दी एंड वो आपको चीपर पड़ती है. सो एक तो रिन्यूएबल है, सबसे बड़ी बात, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, सस्ती है, सस्टेन्ड है, यानी कि ख़त्म नहीं होगी. तो बहुत सारी इक्विटेबल है, हर जगह पे आपको मिल जाएगी. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी बहुत अच्छी हैं. सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज की. अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज है ये रिन्यूएबल नहीं होता है. ये रिन्यूएबल नहीं होता है मतलब क्योंकि इसमें यूरेनियम, थोरियम, पेरिनियम ऐसे जो मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है. और ये मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल हैं, दोबारा नहीं जनरेट हो सकते हैं. बट ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है. नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या था? जो बहुत पुराने टाइम से नहीं, अभी रिसेंटली इसकी डेवलपमेंट होना शुरू हुई है. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हड़प्पन के टाइम पे तो नहीं थे, वेदों के पास, वैदिक टाइम पे भी नहीं था, यूरोपियंस के पास भी नहीं था. ये कब बना? ये 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया है. इसलिए हम इसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कंसिडर करते हैं. ये भी आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब इनको जनरेट नहीं कर सकते हो, बट क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, न्यू मेथड है, इसलिए हमने इसको किस कैटेगरी में डाला है? आपकी न्यूक्लियर एनर्जी, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स. So let us talk about this in nuclear energy resources. Nuclear energy has emerged as a viable source in recent time. Viable source in recent time का मतलब recently हमने इसको काफ़ी ज़्यादा viable यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है. कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं आपके जो कि न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को निकालने में यूज़ होते हैं. वो हैं आपके यूरेनियम और थोरियम. इसके अलावा आपका यूरेनियम और
सो आपका यूरेनियम और थोरियम कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए। जो यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं ये आपके धारवाड़ रॉक्स, अब ना यूरेनियम के भी आपके वो होते हैं आइसोबार्स होते हैं। आइसोबार्स मतलब U35 होता है, U235 होता है, U238 होता है। जो 38 वाला है वो मेजरली यूज़ होता है, 35 अभी इसमें टेक्निकलिटी में मैं आपको बता रही हूँ, U38 होता है, U35 होता है, थोड़ी सी इनकी केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। सो जो यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं ये आपके धारवाड़ रॉक्स यानी कि धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स में बना था। Geographically, uranium ores are known to occur in several locations along the सिंघभम कॉपर बेल्ट। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, जो आपका सिंघभम का कॉपर बेल्ट है वहाँ पे जनरली आपको ये यूरेनियम की अवेलेबिलिटी होती है। उदयपुर के आसपास मिलता है, अलवर के पास मिलता है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के पास मिलता है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हमारी छत्तीसगढ़ में वहाँ मिलता है, भंडारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की भंडारा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इन सारी जगह में आपको यूरेनियम मिल जाता है। जो थोरियम है इसके अलावा जो जादूगोड़ा की माइन है आपकी ये झारखंड में, ये सबसे लार्जेस्ट माइन है आपकी यूरेनियम की। फिर नरमा पहर की माइन है आपकी जो कि मेघालय में है। दोमिया सियात की माइन है आपकी। नालगोंडा की माइक है, पेड़ागोड भी, बहुत सारी अलग अलग माइन हैं जो अलग अलग स्टेट्स में भी है, बट आपको बुक में जो दिया है आप उसको भी याद रख सकते हो। थोरियम इज मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोनाजाइट एंड इल्मेनाइट। जो थोरियम है वो किससे मिलता है? मोनाजाइट सैंड होती है उससे मिलता है, और इल्मेनाइट सैंड से मिलता है। ये कहाँ मिलती है? ये बीच सैंड, बीच के किनारे जो सैंड होती है उसमें आपको थोरियम मिल जाता है। केरला हो गया, तमिलनाडु की कोस्ट हो गया। जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स हैं, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोनाजाइट इंडिया में मिलता है, वो भी पालाकाड और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला के पास। अब ये जो पालाकाड और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला हैं, यहाँ पे मोनाजाइट मिलता है मतलब थोरियम भी है। इसी वजह से वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोडक्शन थोरियम की इंडिया करता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन इन वर्ल्ड थोरियम की कौन करता है? इंडिया करता है। ये जो थोरियम होता है, थोरियम आपका नॉन फिजाइल होता है, यानी कि ये किसी काम का नहीं है, इसको प्रोसेस करना पड़ता है तब जाके ये आपके न्यूक्लियर पावर में यूज़ होता है। इसको यूरेनियम 233 होता है, उससे चार्ज किया जाता है, तब जाके आप थोरियम यूज़ कर सकते हो। कॉस्टली है, बट इंडिया में हम इसकी ब्रीडिंग नहीं करते हैं, हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी नहीं है थोरियम को प्रोसेस करने की। तो हम जितना भी हमारे पास प्रोडक्शन है उतना पूरा का पूरा हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, भेज देते हैं बाहर, जो बना सकता है बना ले। सो आपकी UCIL होती है आपकी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपकी यूरेनियम की माइनिंग, रॉ मटेरियल, यूरेनियम माइनिंग और प्रोसेसिंग, दोनों चीज़ें आपकी UCIL करती है। माइनिंग कैसे होती है? जो यूरेनियम होता है उसको प्रोसेस करके उसका येलो केक बनाया जाता है। येलो केक जैसे मतलब थोड़ा एक फ्लैट सा चपटा सा येलो कलर का बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कि फिर हैदराबाद में एक NFC है जहाँ पे प्रोसेस होता है, यूरेनियम डाइऑक्साइड फ्यूल जनरेट होता है। फिर ये आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भेजा जाता है। इंडिया में करीब 8 से 9 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वहाँ पे ये जाता है। फिर इसको हम एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज जस्ट अ प्रोसेस कि न्यूक्लियर ये यूरेनियम यूज़ कैसे होता है। आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मैंने फिर भी आपको बता दिया। जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं आपके यूरेनियम के, वो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है। NPCIL जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1987 में बनाया था। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में, और हमारी कंट्री का न्यूक्लियर पावर की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी NPCIL करती है। तो जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन थी वो 1948 में बनाई गई थी। उसके बाद इसको इसी के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बाद ही हम एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे बना पाए, जो कि 1954 में बनाया था। ये जो ट्रॉम्बे वाला था 1954 वाला, ये 1956 में वर्क करना इसने 1956 में शुरू किया। बन गया था 1954 में, फंक्शनिंग 1956 से शुरू हुई थी, जिसको आपने बाद में रीनेम क्या कर दिया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ब्राक भी बोलते हैं इसको, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1967 में आपका ये इसका नाम चेंज हो गया था। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स आपके तारापुर महाराष्ट्र में है, रावट भाता नियर कोटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है, कायगा कर्नाटका में है, काकड़ापारा गुजरात में है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अपने इसको मैप में देख सकते हैं, मैंने मैप भी अटैच किया है बिकॉज बुक में मैप नहीं है, सो यू कैन सी है। तारापुर आप महाराष्ट्र में देखिए, रावत भाटा आप कोटा के पास राजस्थान में देखिए, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोड़ा यूपी में है, कर्नाटका
केगा कर्नाटका में है, और काकरापारा, अब आप याद रख सकते हो, गुजराती खाकरा खाते हैं, तो काकरापारा गुजरात में है आपका। दिस वॉज अबाउट योर न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में हमने बात करी कि न्यूक्लियर क्या होता है ना, ये यूरेनियम निकलता है, फिर ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होने के बाद रिएक्टर्स में भेजा जाता है। रिएक्टर्स में एक स्टीम के बेसिस से चलता है ये। यूरेनियम से जो टेम्परेचर जनरेट होता है, जो हीट निकलती है, उससे जो वाटर है उसको बॉईल किया जाता है, और जो स्टीम निकलती है फिर वो आपके टरबाइंस को घुमाती है। और जब टरबाइंस घूमते हैं तो फाइनली आपकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में टर्न हो जाती है, और फिर वो आपको जो आपके इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन होते हैं वहाँ पे बिजली भेजी जाती है। वो बिजली फिर आपके घर में इस तरीके से पहुँचती है। वन मोर थिंग, ये जो जितनी भी हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, इनका एक वो देख लेते हैं कि कितना ये आपको एनर्जी आपको इनसे एक्चुअली में मिलती कितनी है। सो जो आपकी थर्मल एनर्जी यानी कि जो कि कोल को गर्म करके, कोल से आप जब पानी को हीट करते हो, उससे स्टीम घुमाते हो, थर्मल एनर्जी आपको इंडिया में 70% हमारी थर्मल एनर्जी से वो आ रहा है। हाइडल से हमारा 13%, हाइडल यानी कि पानी से हम 13% एनर्जी ले रहे हैं। विंड से हम 10% एनर्जी ले रहे हैं। सोलर से हम 7.9% एनर्जी ले रहे हैं, और न्यूक्लियर से हम सिर्फ 2% एनर्जी ले रहे हैं। बट हमने काफ़ी सारे न्यूक्लियर आपके सेटअप्स करे हैं जगह जगह पे टू मोर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकें। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, रिएक्टर जो आपका एक गोल साइज स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, वहाँ पे एक कूलेंट होता है, यानी कि एक ऐसी कूलेंट, पानी को जनरली यूज़ किया जाता है ताकि जो भी हीट है और स्टीम में उसको स्टीम जनरेट हो सके। पानी से ही स्टीम जनरेट होगा, और वो जो हीट होती है उसको, कोई स्टीम कब निकलती है, जब गर्म चीज़ और ठंडी चीज़ मिलती है। तो वो जो न्यूक्लियर यूरेनियम वो बहुत गर्म है, उससे जब आपने पानी को कॉन्टैक्ट में लाए तो उससे आपका स्टीम जनरेट होता है, और स्टीम से टरबाइंस मूव करते हैं। ऐसे ही मॉडरेटर्स होते हैं, कंट्रोल रॉड्स होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से न्यूक्लियर मैकेनिज्म वर्क करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से जनरेट करी जाती है। नेक्स्ट वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी नाम से समझ में आ रहा है, सन। सोलर एनर्जी आपकी सन से निकली जाती है। सन रेज टैप्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जो सन रेज है उन्हें आप फोटोवोल्टिक क्या होता है, आपने जो अगर कभी सोलर पैनल देखा है तो वो जो ब्लैक कलर का होता है वो फोटोवोल्टिक होता है। उसमें सेल्स जैसे स्क्वायर स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, उनको हम फोटोवोल्टिक सेल्स बोलते हैं। उनमें ऐसी क्षमता होती है, उनमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो सन रेज को, सूरज की किरणों को ट्रैप कर लें। तो ये जो ट्रैप्ड सनरेज होती हैं, इनको हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, जिसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। Two effective processes considered to be very effective to tap solar energy are photovoltaics and solar thermal technology. तो ये दो मेजर चीज़ें जो कि हम सोलर सन को इस्तेमाल करके जिससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो तो आपके फोटोवोल्टिक्स हैं जो मैंने बताया, वो जो पैनल है, और इसके अलावा आपकी सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी होती है। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी यानी कि सन की किरणों, सन के उससे आपने पानी हीट किया और हीट जनरेट होके फिर आपने टरबाइंस वगैरह जनरेट करे, उसको हम सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हैज़ सम रिलेटिव एडवांटेजेस ओवर द ऑल अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये जो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी है, इसके एडवांटेज हैं ओवर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि बाकी के नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के कंपैरिजन में इसके ऑब्वियसली तो रिन्यूएबल है, सन की कमी थोड़ा हो जाएगी कभी, तो इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, यानी कि सस्ते में मिलता है, कंपटीशन है। कोई चीज़ आपको 2 रुपये में, सेम चीज़ बिजली चाहिए आपको, वो 2 रुपये मिलेगी या 10 रुपये मिलेगी। सन फ्री है, सन का सरकार को टैक्स नहीं भरना पड़ता है, पर कोयले के लिए सरकार को कोयला खरीदना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो सन से आपको बिजली मिलेगी वो सस्ती होगी, तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कोल जला नहीं रहे हो आप, कार्बन एमिशन नहीं है आपका, ईजी टू कंस्ट्रक्ट है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, कंस्ट्रक्शन भी आसानी से हो जाता है। सोलर एनर्जी इज 7% मोर इफेक्टिव दैन कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट्स। जो आपकी सोलर एनर्जी है वो 7% ज़्यादा इफेक्टिव होती है कोल और ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज से, और 10% ज़्यादा इफेक्टिव होती है न्यूक्लियर एनर्जी से, तो काफ़ी अच्छी है ये आपकी। जनरली आप इसको अप्लाइंसेज जैसे कि हीटर, क्रॉप ड्रायर्स, कुकर्स, इन सब में भी आप यूज़ कर सकते हो। जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा इंडिया का, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे काफ़ी ग्रेट पोटेंशियल है सोलर, क्योंकि सनरेज काफ़ी लंबी पड़ती है, गुजरात में तो डेजर्ट ही है पूरा, तो इसलिए
तो जो फोटोवोल्टिक्स है उनसे हम इंडिविजुअल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि मैंने अपने बिल्डिंग के ऊपर लगा दी, आपने अपनी बिल्डिंग के ऊपर लगा दी, तो एनर्जी जनरेट हो जाएगी। बट अगर बहुत सारे लोगों को बिजली पहुंचानी है तो उसके लिए सोलर थर्मल एनर्जी का, थर्मल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने घर के ऊपर एक सोलर पैनल्स लगा सकें, फोटोवोल्टिक पैनल्स लगा सकें। सो जो आपकी सोलर थर्मल एनर्जी है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, इट इज़ वेरी गुड, कॉस्ट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बस थोड़ा सा फर्स्ट टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, बट एट द एंड इट इज़ वेरी एफिशिएंट। गुजरात और राजस्थान 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिनके पास बहुत पोटेंशियल है इस सोलर एनर्जी के टर्म्स। अगली हम बात करेंगे विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी यानी कि आपने देखे होंगे जो विंड मिल्स होती हैं, ऐसे पंखे से लगे होते हैं, हवा के कारण वो घूमते हैं तो एनर्जी, बस कोई आप मेजर एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको टरबाइन घुमाने हैं। आप टरबाइन पानी से घुमाओ, कोल से घुमाओ, विंड से हवा से घुमाओ, टाइड से घुमाओ, वेव से घुमाओ, किसी भी चीज़ से घुमाओ, टरबाइन घूमना चाहिए। तो ये विंड एनर्जी इज एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री होती है, इसमें कोई पॉल्यूशन का काम नहीं है, इनएग्जॉस्टेबल है। ऐसा कभी हो सकता है कि हवा खत्म हो जाए? ऐसा कभी हो सकता है कि सन चला जाए? नहीं। सो ये क्या है, ये इनएग्जॉस्टेबल आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कभी नहीं खत्म होती, हमेशा अवेलेबल रहेगी। जो मैकेनिज्म है एनर्जी कन्वर्जन का फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। टरबाइन, हवा चली, टरबाइन घूमा, एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, या आपने बिजली भेज दी पावर स्टेशन पे, पावर स्टेशन ने भेज दी आपके घर पे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, विंड की काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये पेन यहाँ पड़ा है पोटेंशियल एनर्जी, अब ये जो नीचे गिर रहा है मूवमेंट में आ गया तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जब ये यहाँ पड़ा है तब भी इसके पास क्षमता है हिलने की, पर नहीं हिल रहा, मन नहीं है, पर अब क्या है, अब इसके मन नहीं चलेगा, अब इसको हिलना पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो जो हवा की काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब हवा मूव करती है तो वो अपने साथ जो काइनेटिक एनर्जी को कैरी करती है, उसकी वजह से जो टरबाइंस हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, टरबाइंस क्या होते हैं, टरबाइंस मूव करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो परमानेंट विंड सिस्टम है, परमानेंट विंड सिस्टम यानी कि कुछ ऐसी हवाएं जो हमेशा चलती ही चलती हैं। आपकी जो, जब हम आगे विंड्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विंड्स, एक होती है परमानेंट विंड्स और एक होती है टेम्पररी विंड्स। परमानेंट विंड्स वो होती हैं जो कि चाहे आर पार कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, वो विंड्स चलेंगी। टेम्पररी विंड्स होती हैं जो कि सीजनल हो सकती हैं, जैसे बारिशों के टाइम कहीं कहीं हवा चलती है, जिसको मैंगो शावर्स, चेरी ब्लॉसम्स बोलते हैं, आपने अपने उसमें क्लास 10th में आई गेस पढ़ा होगा। इसके अलावा जो आपकी लैंड ब्रीज होती है, लैंड से हवा आ रही है, सी ब्रीज होती है, सी से हवा आ रही है, तो ये आपकी टेम्पररी विंड्स होती हैं। तो जो आपकी परमानेंट विंड्स हैं जो चलेंगी ही चलेंगी, जैसे कि आपकी ट्रेड विंड्स हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, और जो आपकी सीजनल विंड्स होती हैं, इन सब से आपकी जो टरबाइंस हैं, जो विंड एनर्जी है वो मूव होती है, विंड एनर्जी आपको मिलती है। बिसाइड्स दीज, इसके अलावा जो लोकल विंड आपकी लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, आप ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करी जा सकती है। अब इसमें ये आपको विंड्स का नाम दिया हुआ है, काफ़ी सारे विंड्स के बारे में बताया हुआ है, तो मैं पहले थोड़ा सा बहुत छोटी छोटी सिंगल लाइन में आपको विंड्स बता देती हूँ ये क्या है। ट्रेड विंड्स कौन सी विंड्स होती हैं, ये ट्रॉपिकल विंड्स होती हैं, ये आपकी इक्वेटर से ऊपर आएंगी, इक्वेटर से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से आपके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, दोनों डायरेक्शन में जाती हैं। इक्वेटर से निकलती हैं, इस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए, और इस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए, साल भर चलती हैं, इनको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। फिर आपकी वेस्टर्ली, विंड का नाम कैसे पता चलता है कि वो कौन से डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही है। अगर विंड ईस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट होगी तो ईस्टर्ली हो जाएगी, वेस्ट से होगी तो वेस्टर्ली हो जाएगी, नॉर्थ से होगी तो नॉर्दर्ली कुछ नहीं होगी, फिर वो जिस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट से होगी तो नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट से होगी तो नॉर्थ ईस्टर्ली हो जाएगी, नॉर्थ से होगी तो नॉर्दर्न हो जाएगी। तो इस तरीके से जिस डायरेक्शन से विंड चलना शुरू करती है उस डायरेक्शन की बेसिस पे उसका नाम डाला जाता है। तो वेस्टर्ली विंड्स कौन सी है, जो वेस्ट डायरेक्शन से चलना शुरू करती हैं। फिर आपकी लैंड ब्रीज, सी ब्रीज क्या होती है, दिन के टाइम क्या होता है ना, लैंड जो दिन के टाइम क्या होता है, सन की वजह से जो पानी है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जो लैंड है वो ठंडा होता है कंपेयर टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में जो ज़मीन होती है वो ठंडी होती है, जो पानी होता है वो गर्म होता है। ठंडी चीज़ पानी, गर्म चीज़ की तरफ जाती है, गर्म चीज़ ठंडी चीज़ की तरफ जाती है, ठंडी चीज़ गर्म चीज़ की तरफ जाती है। तो जो ओशन है, ओशन के ऊपर क्या हुआ, ओशन पानी है, वाटर बॉडी गर्म हो गई, पानी कैसा हो गया, ऊपर हल्का हो गया, ऊपर मूव करेगा, यहाँ पे जगह खाली हो गई, जो लैंड में ठंडी हवा थी वो इस तरफ मूव करती है।
जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। अब लैंड से आ रही है, उसको लैंड ब्रीज बोलेंगे। इसी का अपोजिट रात को होता है जो सी होती है। सी रिलेटिवली जल्दी ठंडा हो जाता है, लैंड धीरे धीरे ठंडा होता है। तो सी ठंडा है तो वहाँ से जो ठंडी हवा है वो आपकी लैंड की तरफ आती है, इसलिए हम इसको सी ब्रीज बोलते हैं। ये इनसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। इंडिया ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर दिया है अपनी विंड एनर्जी रिसोर्सेज से। हमारा काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। एम्बिशियस यानी कि हमने बहुत ऐसा उम्मीदें लगा रखे हैं कि हम 250 विंड ड्रिवन 250 टर्बाइंस 250 टर्बाइंस लगाएंगे, जो कि टोटल 45 मेगावाट्स, मेगावाट से छोटा होता है किलोवाट्स, मेगावाट्स बहुत हो गया, तो मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगी 12 सूटेबल लोकेशंस पे। जनरली जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे सबसे बेस्ट होता है ये विंड मिल्स लगाना। क्यों? लैंड ब्रीज आएगी, सी ब्रीज आएगी, जो मॉनसूनल विंड्स मिल जाएंगी आपको, ट्रेड विंड्स, हर तरह की विंड्स यहाँ पे मिल जाती हैं। मेजरली बहुत विंड्स पूरे साल भर विंड्स चलती रहती है, इसलिए कोस्टल एरियाज के पास लगाया जाता है। जो मिनिस्ट्री है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, याद रखना, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये विंड एनर्जी को डेवलप कर रही है इंडिया में, ताकि जो ऑयल पे और कोल पे जो हमारा बर्डन है वो कम हो सके। जो कंट्री का पोटेंशियल है, यानी कि हमारी कंट्री में क्षमता कितनी है, हम 5000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और अभी हम 45 मेगावाट एनर्जी जनरेट करने के लिए हमने बस प्लान्स लगाए हैं। तो बहुत पोटेंशियल है विंड एनर्जी में। 50,000 मेगावाट्स एनर्जी भी हम जनरेट कर सकते हैं, और अभी तक हमने बस 45 मेगावाट्स, यू कैन सी द डिफरेंस, का करा है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका की कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं जहाँ पे विंड के लिए आप एनर्जी प्लांट्स लगा सकते हो, और आपको काफ़ी हाई अमाउंट में विंड एनर्जी और पावर मिल भी जाए। नेक्स्ट इज योर टाइडल एंड वेव एनर्जी। जो ओशन करेंट्स होते हैं, आपने क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि ओशन करेंट्स क्या होते हैं। ओशन करेंट्स की वजह से पानी जो मूव करता है, टाइड्स होती हैं, टाइड्स पढ़ी हैं, विंड वेव्स पढ़ चुके हैं हम, ये दोनों चीज़ें आपकी क्लास 11th में। तो जो ओशन करेंट्स हैं ये स्टोर हाउस होते हैं इनफाइनाइट एनर्जी के, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। 17th और 18th सेंचुरी में बार बार एफर्ट्स किए गए ये जानने के लिए कि किस तरह से जो ओशन करंट से जो टाइड्स की, वेव्स की एनर्जी है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए। लार्ज टाइडल वेव्स जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, भी टाइड्स क्या होती हैं, पानी की एब हमने पढ़ा था ना, एब और एब टाइड, नीप टाइड, पानी का ऊपर आना, पानी का नीचे जाना, पानी का ऊपर आना, पानी के नीचे जाना। तो इस केस में मान लो ये आपका कोस्ट है, वाटर लेवल इतना है, टाइड आएगी तो वाटर लेवल उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। आपने क्या किया, आपने यहाँ टरबाइन लगा रखा है, पानी ऊपर आया, टरबाइन घूमा, फिर थोड़ी देर बाद टाइड जाएगी तो पानी नीचे जाएगा, फिर टरबाइन घूमेगा। सो ये आपके टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी है आपकी। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में हमको काफ़ी टाइड्स मिलती हैं। इंडिया के पास काफ़ी ग्रेट पोटेंशियल है टाइडल एनर्जी जनरेट करने का, बट हम बहुत हाई क्वांटिटी में, हाई अमाउंट में इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। टाइडल और वेव एनर्जी कुछ नहीं है। अब एक वेव थी, ये वेव ऐसे जा रही थी, ये वेव यहाँ से ऐसे जाएगी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टरबाइन फिट कर दिया। जब ये वेव यहाँ से मूव करेगी, ऐसे करके मूव करेगी, तो टरबाइन मूव करेगा, फिर वापस से जब ये नीचे सेटल होगी, एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे, एक बार आगे वाला पार्ट जाएगा, फिर नीचे दूसरा वाला पार्ट जाएगा, तो दोनों बार टरबाइन मूव करेगा, और इसकी वजह से हमारी टरबाइन मूव करते हैं, हाई स्पीड में मूव करते हैं, और फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वेव्स और टाइड्स और ओशन करेंट्स, पानी की मूवमेंट के कारण, पानी एक होता है कि पानी आपने मूव करा दिया, डैम रोक दिया, डैम बना के पानी को रोक दिया, अब आगे पानी जाने नहीं दे रहे हो, धीरे धीरे करके छोड़ोगे, टरबाइंस मूव करेगी, तो आर्टिफिशियल हो गया। एक हो रहा है नेचुरल, हो रहा है जो पानी अपने आप मूव कर रहा है, टाइड्स की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में, ओशन करेंट्स की फॉर्म में, और वहाँ पे आपने टरबाइंस फिट कर दिए और आपके टरबाइंस मूव कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू सेटअप, क्योंकि आपको ये ओशंस के मिड में लगाने पड़ेंगे, ओशंस के पास कहीं आसपास लगाने पड़ेंगे, और ओशंस कितने गहरे हैं, कितने डीप हैं, यू डोंट नो। ओशन आर सब्जेक्ट टू अर्थक्वेक्स भी होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे अगर आप लगाओगे तो वॉल्केनोस, ट्रेंचेस, इन सब का भी डर रहता है, सुनामी आ जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए अभी ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, और इंडिया भी हाल फिलहाल में इसको मेजरली यूज़ नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज योर जियोथर्मल एनर्जी, बायो एनर्जी, और कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि आपकी थर्मल एनर्जी क्या होती है, हाइडल एनर्जी क्या होती है, एंड योर हाइडल पावर। इन सब के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी, और जो आपकी बुक में नहीं है, बट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12. So tomorrow we would be dealing with some other aspects of it and this part, and we will be completing this chapter. So that's it for today. Please do hit the like button, leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Thank you and have a nice day.